नमस्कार दोस्तों, आज से एनसीईआरटी सीरीज चालू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा कि जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं या फिर आप जेपीएससी का तैयारी करते हैं या फिर बीपीएससी का तैयारी करते हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस में आप एनसीईआरटी का रोल जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो मेंस में कभी भी कोई कोई क्वेश्चन को एलोबरेट करना होता है तो एनसीईआरटी का रेफर करते हुए कोई भी आप जानते हैं कि जैसे यूपीएससी में जो पिछला क्वेश्चन था पीवाईक्यू देखिएगा तो उसमें अशोक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था या फिर बुद्धा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वो डायरेक्ट आपको पीटी में मिल जाएगा एनसीईआरटी से। ठीक है, तो एनसीईआरटी को रोल देखते हुए आज से एनसीईआरटी सीरीज की चालू किया जा रहा है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि इतिहास। ठीक है, तो हमारे अतीत भाग वन, तो हमारे अतीत भाग वन जो कक्षा 6 के लिए है, इसको शुरू किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला चैप्टर है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पहला जो अध्याय है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये शुरू करते हैं। तो कोई भी जैसे हम मान के चलिए, जैसे हम लोग पता चलते हैं कि कोई भी चीज़ घटना जो होती है वो किस प्रकार हम पता कर पाते हैं, वो जो पिछले इतिहास, जो पहले के इतिहास में बहुत सारी घटनाएं होती है, तो इसका स्रोत क्या है, ऑथेंटिक स्रोत क्या है, जो भी घटना जो घट चुकी है उसके बारे में हम प्रमाण पाते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इतिहास के बारे में हम लोग ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, इस बारे में सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है आपका। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि पहले जो इतिहास में, ऐसा नहीं कि अभी जो आवास बनाते हैं, घर रहने का जो व्यवस्था है वो डायरेक्ट आ गया, इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है ना, कि धीरे धीरे सबसे पहले जो अतीत के लोग थे, जैसे जैसे मानव का विकास होने लगा, पहले गुफाओं में, ठीक है, और बड़े बड़े चट्टानों के गुफा में रहते थे, है ना, तो वो अपना जीवन यापन जो तरीका है वो बदलते गया समय के साथ। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ध्यान देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी आपको ध्यान में रखना है कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है, तो उसका जो पाथ है, जिस पाथ के जिस रास्ते के तहत वो बहती है, ठीक है, तो उसी में बहुत सारा आवाज, जैसे इतिहास में जो मानव का विकास है, ठीक है, तो नर्मदा नदी के तट पे क्या है कि भोजन के लिए आहार का प्रमाण मिलता है। ठीक है, कि किस प्रकार नर्मदा नदी के किनारे लोग धान की खेती किया करते थे, है ना। तो यहाँ देखिएगा, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते रहे हैं। तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी के तट पर क्या है कि बहुत साल पहले, कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर रहने का प्रमाण मिलता है। यहाँ रहने वाले प्रारंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, तो संग्राहक मतलब जो इकट्ठा करता है ना, तो संग्रह करता है, तो उसी को संग्राहक बोलते हैं। तो कुछ कुछ संग्राहक थे, तो आसपास के जंगलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, मतलब उनको परिचित था। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या फिर शिकार भी करते थे। आखेट मतलब शिकार करना होता है, ठीक है, करते थे, समझ गए। अब आते हैं कि जैसे उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों भी आप देखिएगा कि उत्तर पश्चिम का जो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, उसमें आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी लोगों का बसाव मिला है। ठीक है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर बोल देगा कि सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियों में किस चीज़ का प्रमाण मिलता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ गेहूं और जौ की खेती होती थी। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये है गाय, बैल, भेड़, बकरी जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, उत्तर पूर्व में आप देखते हैं कि हमारे जो मेघालय वाला क्षेत्र में, वहाँ गारो और मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ियाँ भी मिलता है ना।
जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे विंध्यन के उत्तर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिएगा यही डायरेक्ट पूछ देगा कि सबसे पहले चावल का उत्पादन किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अभी बता दिए कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं और जौ का प्रमाण मिलता है, ठीक है। लेकिन जो चावल का जो रीजन है, जो चावल सबसे पहले उपजाया गया था वो कहाँ था आपका, विंध्यन की पहाड़ियों के उत्तर के क्षेत्र में, ठीक है। तो विंध्यन की पहाड़ी के आसपास वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देखिए दीजिएगा कि विंध्यन क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे विंध्यन और ये सतपुड़ा के बीच में आपका नर्मदा है, और तापी ये सतपुड़ा के नीचे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यही वाला क्षेत्र है जहाँ चावल की हो रही है। उसके बाद चावल का सबसे पहले प्रमाण मिलता है। तो ये देखिएगा, ये सुलेमान और किरथर रीजन है, कोई सुलेमान रेंजेज है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जौ और गेहूं देखे थे, है ना। उसके बाद नर्मदा नदी पर भी हम देखें कि लाखों साल पहले इस नदी के तट पर लोगों का बसाव पाया गया है। उसके बाद देखिएगा ये गारो पहाड़ियां जो मेघालय वाला क्षेत्र है, ठीक है। और ये थार मरुस्थल है, यहाँ पे आपको पता है अरावली अरावली का क्षेत्र है ना। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिससे जैसे आएगा उस प्रकार मैप को फिर से देखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाना है, ठीक। तो सबसे पहले देख लीजिएगा सिंधु और इसकी सहायक नदी है। ये देखिए, ये आपका क्या है, कौन सा नदी है, ये आपका सिंधु नदी है, फिर यहाँ झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, और ये आपका लास्ट में सतलज है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 5 नदियों का संगम है, इसलिए पंजाब बोला जा रहा है ना। तो सिंधु झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, ठीक है। तो इसी प्रकार का रीजन है ये वाला रीजन, ठीक है। अब देखिए इस रीजन में सबसे पहले क्या प्रमाण मिलता है, ठीक है। और देखिएगा एक बड़ी नदी मिल जाती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी में जो आपस में एक बहुत बड़ी नदी का निर्माण कर रहा है, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा का सभ्यता जो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका विकास आपको पता है कि सिंधु नदी के आसपास हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नगरों का जो प्रमाण मिलता है लगभग 4700 वर्ष पूर्व मिलता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोन नदी। आपको पता है कि मैकाले रीजन है यहाँ पे, है ना, मैकाले क्षेत्र है, पर्वत श्रेणियां है। तो अमरकंटक से आपको पता है कि यहाँ से क्या निकलता है, सोन नदी। और सोन नदी का जो मिलाव है ये पटना के आसपास से गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये रीजन में भी आपको पता है कि मगध वाला क्षेत्र का विकास हुआ था, है ना, मगध वाला क्षेत्र का, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था, ठीक है, वर्तमान में बिहार है, ठीक है, के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, ठीक है। उसके बाद है, जैसे अब हम लोग देखते हैं कि लोग यात्रा करते थे व्यापार के लिए, या फिर बहुत सारा चीज़ के लिए इकट्ठा करने के लिए, कोई भी चीज़ जैसे ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक चीज़ों को भी इकट्ठा करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। और प्राकृतिक आपदा होने की स्थिति में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो यहाँ से देख ले रहे हैं कि ये जो गमन है, रास्ता, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिभ्रमण का कार्य हो रहा है, वो व्यापारी द्वारा एक काफिले के द्वारा ले जाया जा रहा है, और साथ ही साथ सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है। धार्मिक गुरु भी शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की उत्सुकतावश की यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से विचारों का जानने का अवसर मिला। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि
कुछ पहाड़ियों को पता लगाने बोल रहा है, जैसे पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा तो वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार अपनाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार लोगों का देख रहे हैं कि लोग अपना पत्थर तराश रहा है मूर्ति बनाने वगैरह बनाने के लिए, संगीत रचने के लिए, साथ ही साथ भोजन बनाने का तरीका भी शेयर किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि देश का नाम किस आधार पर पड़ने लगा था। ठीक है, जैसे हो गया कि अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत के नामों से प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, तो इंडिया याद रखिएगा कहाँ से निकला है, इंडस से। इंडस मतलब सिंधु नदी वाला है ना। जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, यूनान। ठीक है, तो ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या हिंडोस के नाम से और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। तो याद रखिएगा, इंडिया जो शब्द है किसके द्वारा गढ़ा गया है, आपका ईरानी या फिर यूनानी द्वारा गढ़ा गया है। ठीक है, क्योंकि इस भूमि को क्या कहा गया था, इंडिया कहा गया, और यहाँ के लोगों जो है उसको इंडोस या फिर भारत नाम का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के द्वारा किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से मिलता है। इसका प्रयोग देश में रहने वाले लोगों से किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जो इंडिया या फिर इंडोस का प्रयोग किसने किया था, यूनान या फिर ईरानियों द्वारा किया गया था। तो लेकिन उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रहने वाला लोग ही जो जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लोग द्वारा ही भारत का प्रयोग किया जाता था, भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अतीत के बारे में कैसे जानते हैं उसके उल्लेख देखते हैं। जैसे मान के चलिए अतीत के बारे में जानकारी का स्रोत कई तरीका है। ठीक है, जैसे कुछ पुस्तक से पता चलता है। ठीक है, और कुछ पांडुलिपियों से भी पता चलता है ना। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों, तो याद रखिएगा जो पांडुलिपि का लिखा गया है वो प्रायः किस में लिखा गया, ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो याद रखिएगा जो पांडुलिपियां हैं वो कहाँ पे लिखा गया है, आपका ताड़पत्रों या फिर भुर्ज भुर्ज नामक का एक पेड़ की छाल पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। जैसे इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। या प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों, विहार मतलब होता है जो बौद्धों द्वारा, जो बौद्ध धर्म के लोग जो भिक्षुक है वो रहने का स्थान एक विहार कहलाता था। ठीक है, तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो याद रखिएगा जो पांडुलिपि है तो केवल इतिहास के बारे में, राजा के बारे में ही नहीं लिखा गया है, बल्कि इसमें आपका धार्मिक मान्यता, व्यवहार या फिर राजाओं के जीवन, औषधियों के बारे में भी लिखा गया और विज्ञान से संबंधित विषयों के बारे में भी लिखा गया है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो जैन धर्म के लोग था वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। तो अभी भी हम लोग देखें कि पांडुलिपियों में किस प्रकार भुर्ज या फिर ताड़ पत्रों में लिखा गया था, उसी प्रकार अभिलेख की रचना जो हुआ है वो आपका कठोर और सतहों पर उत्कीर्णित किया गया है ताकि लोग आसानी से पढ़ सके, उसका पालन कर सके। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, तो अभिलेख कुछ कुछ मिला है। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख लेखा जोखा रखता था। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए क्या है कि इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो इस प्रकार का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों दे याद रखिएगा क्या क्या अध्ययन कर रहा है आपका, जो पत्थर हो गया, ईंट हो गया पे बनी इमारतों के अवशेष, ठीक है, चित्रों का, मूर्तियों का और औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार का देखिए बर्तन में क्या है। ये जो बर्तन है गेरुआ कलर का लाल है ना। यहाँ पे भी एक अभिलेख है जो कि आहट, पंच आहट जो पंच मार्क होती थी सिक्का, इसका प्रचलन होता था पहले, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्राचीन नगर से प्राप्त प्राप्त है ये पात्र है। ठीक है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं तरफ एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये सिक्का है चांदी का। ठीक है, और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, तो ये जो सिक्का है वो कब है? लगभग 2500 वर्ष तक होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों, यह सिक्का बिल्कुल भी नया है ना। हमारे द्वारा जो आज के प्रयोग में लाया जाने वाला सिक्का है, सर्कुलर है, एकदम गोल टाइप का है। ठीक है, जो कि चांदी का नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये जबकि चांदी का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। ठीक है, ये पुरातत्वविद का कार्य है। इनमें से कुछ वस्तुएं जैसे पत्थर हो गया, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों का हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियां के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, चलिए पुरातत्व पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत, तो याद रखिएगा स्रोत क्या हो गया? स्रोत आपके पास पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया और पुरातत्व हो गया। अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अतीत को जानने का स्रोत क्या क्या है? पांडुलिपि है, अभिलेख और पुरातत्व। पुरातत्वविद है जो जो अवशेष हो गया, मंदिर का अवशेष हो गया, ठीक है, मूर्तियां हो गया, बहुत सारा चित्रों हो गया, इन सारे चीजों का अध्ययन करते हैं और अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अतीत एक या अनेक। ठीक है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य देखिएगा, ये लिखा है कि और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लिए लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। और इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इतिहास का जो महत्व है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाता है। व्यापारी, कृषक, राजा रानी, इन लोगों के द्वारा जो इतिहास का महत्व है वो अलग अलग हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन में को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तिथियों का क्या महत्व था, क्या मतलब था। ठीक है,
अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महीना या वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह या कोई और वर्ष बताओगी। ठीक है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा के पूर्व या फिर ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती है, और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आप तो समझ गए कि इंग्लिश में बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और ईडी मतलब क्या, इसी मतलब क्या होता है आपका, बीसी मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि और एक होगा एनो डोमिनी, इसको एडी मतलब क्या हो जाएगा, एनो डोमिनी। ठीक है, बात समझ गए क्या कि बीसी मतलब हम लोग क्या देखें, बीसी मतलब आपका हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब एनो और डोमिनी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि चलिए अब हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि नर्मदा नदी का विवरण जो कहाँ से मिलता है। तो प्रथम नगर का प्रमाण है वो देखिए कहाँ मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के क्षेत्रों में प्रथम नगर का प्रमाण मिलता है। मगध वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ मिलता है बताइए। पहला बड़ा राज्य भी आपका नर्मदा घाटी में प्रारंभिक जो लगभग आखेट और संग्रह का जो प्रमाण मिलता है आपका कहाँ से मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो मगध है वो बड़ा राज्य था। नर्मदा घाटी में प्रारंभिक कृषि का प्रमाण मिलता है। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों में आप देखें कि किस प्रकार प्रथम नगर का प्रमाण मिलता है। गंगा घाटी है जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगरों का विकास हुआ है, और गारो की पहाड़ियों में आखेट या तथा संग्रहण का कार्य होता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पांडुलिपियां और अभिलेख में क्या अंतर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पांडुलिपियां और जो पांडुलिपियां थे वो क्या था कि आपका भोजपत्र या फिर भुज के पत्तों पे क्या था लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, जो कभी अभी भी मतलब कुछ कुछ अवस्था बचा हुआ है, लेकिन बहुत सारे नष्ट हो चुका है। और अभिलेख में देखिए कि कठोर सतह पर लिखा उत्कीर्णित होता था। ठीक है, जो इतिहास के बारे में अपने राजाओं द्वारा कोई भी चीज आदेश या फिर लोगों की जानकारी के लिए उत्कीर्णित करने का जो कार्य होता था, अब वो कठोर सतह पर कर दिया जाता था। उसी को क्या कहा जाता था, अभिलेख कहा जाता था, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, ये क्लास 6 का पहला चैप्टर ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं आगे। ठीक है।